हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों हम लोग आज जो करने वाले हैं केमिस्ट्री का क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 का यानी विलियन का लेक्चर नंबर 5 कर रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पे हम लोग जो करने वाले हैं, शुरुआत करने वाले हैं मोल से। उसके बाद आगे चलेंगे जहां तक होगा, बस लंबा नहीं करेंगे दोस्तों, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। और अभी तक लेक्चर नंबर 1 2 3 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 का नहीं देखे हैं दोस्तों, तो जा करके प्लेलिस्ट में देख लीजिए। और नहीं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए कि आपको चारों वीडियो मिल जाएगा, चारों वीडियो के लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा वहां से, है ना। तो चलिए भैया, लेट नहीं करते हैं और करते हैं हम लोग शुरुआत। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं मोल क्यों बता रहे हैं दोस्तों। क्योंकि देखिए मोल से इस चैप्टर में बहुत ही ज्यादा नोमेरिकल्स पूछा गया है। इसलिए नोमेरिकल्स करने के लिए हम लोगों को मोल पढ़ना है। नहीं पढ़ेंगे तो नोमेरिकल में बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। और यदि मोल पढ़ लेंगे दोस्तों, तो मोल से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन हैं एकदम इजी, चुटकियों में आप सॉल्व करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मोल, है ना, मोल। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में भी इसको मोल ही बोलते हैं। और इसे हम लोग किससे डिनोटेड करते हैं दोस्तों? एन से। किससे? एन से। और मोल, अगर मोल की बात करी जाए तो मोल क्या है? मोल एक संख्या होती है। क्या होती है? एक संख्या होती है। और कितनी बड़ी संख्या होती है दोस्तों? बहुत बड़ी संख्या होती है। जैसे हम लोग एक दर्जन 12 केले या 12 जो भी है 12 रोटी, या फिर क्या बोलूं, जो भी है, केला ही हम लोग खरीदते हैं तो क्या करते हैं? 12 दर्जन, 12 केला नहीं, ऐसे बोलते हैं 1 दर्जन केला दे दीजिए। तो भैया उसी तरह से एक मोल जो होता है ना, बहुत बड़ा नंबर होता है। इतना बड़ा नंबर होता है, मत पूछिए, बहुत बड़ा नंबर होता है। तो हम लोग उतना नहीं बोल सकते, जिसके लिए हम लोग उसको शॉर्टकट क्या बोल देते हैं? मोल बोल देते हैं। जैसे 5 दर्जन मतलब 60 केला हम नहीं कहते, हम डायरेक्ट कहते 5 दर्जन केला दे दीजिए ना चचा। ओ चचा, दे दीजिए ना। अरे ओ चचा। हाँ, तो चलिए यहाँ पे हम लोग मोल की बात करने वाले हैं। तो दोस्तों मोल जो होता है ना, मोल हम लोग कैसे निकालते हैं? तो मोल निकालने का 3 तरीका होता है, 3 नियम होता है। आइए तीनों को हम लोग एकदम इजीली समझते हैं। पहला, पहला कैसे? अगर मान लीजिए कोई वस्तु की संख्या दी हुई हो, जो भी है, जो भी चीज है, जो भी पदार्थ है, या जो एटम है, जो भी है, उसकी अगर क्वांटिटी दिया हुआ हो, मात्रा दिया हुआ हो, तो फिर हम लोग इसको मोल के पदों में कैसे चेंज करेंगे, आइए देखते हैं। अगर भैया जैसे 1 दर्जन बराबर 12 केला, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्वांटिटी कहते हैं या फिर मात्रा कहते हैं। तो क्वांटिटी लिख देते हैं, अच्छा लगेगा ना। क्वांटिटी, क्वांटिटी के आधार पर हम लोग एक निकाल सकते हैं। दूसरा अगर देखें दोस्तों, तो द्रव्यमान, द्रव्यमान के आधार पर अगर क्वेश्चन दिया है तो इस अगर मोलों की संख्या निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, आइए उसके बारे में बात करते हैं। इसको हम लोग मास बोलते हैं, ठीक है। वैसे ही भैया आयतन, क्या? आयतन, जिसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम। घबराना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इजी हम लोग समझने वाले। लेकिन आयतन के फॉर्मूले में हम लोग केवल गैस का आयतन, गैस वाले क्वेश्चन का निकाल सकते हैं। वो भी गैस जो होगा ना, गैस जो होगा दोस्तों, वो एसटीपी पर दिया रहेगा। किस पर? एसटीपी पर। अब एसटीपी को हम लोग क्या बोलते हैं? ध्यान दे दीजिए एकदम आराम से। एस मीन्स होता है स्टैंडर्ड, ठीक है। टी से टेम्परेचर, उसके बाद एंड प्रेशर, ठीक है, एंड प्रेशर। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, टेम्परेचर जो रहेगा वो 273 केल्विन पर होगा। कितना? 273 केल्विन। और प्रेशर जो होगा दोस्तों गैस का, यहाँ गैस का प्रेशर होगा 1 atm, 1 atm।
एटीएम मीन्स क्या होता है? एटमॉस्फेरिक या एटमॉस्फेयर, क्या? एटमॉस्फेयर, जिसको हम लोग बोलते हैं एक, सॉरी एटमॉस्फेयर, एक एटीएम। एटीएम मीन्स क्या? एटमॉस्फेयर या वायुमंडलीय दाब, मंडलीय दाब। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए क्वांटिटी में देखेंगे यदि, ठीक है, रुकिए थोड़ा सा। हाँ चलिए, हो गया। अब यहाँ पे अगर क्वांटिटी की बात करें दोस्तों, तो हम लोगों को पता है एक मोल, एक मोल, एक मोल में कितना पार्टिकल्स होते हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना? 6.022 इंटू 10⁻23। तो इतना बड़ा नंबर्स तो हम नहीं बोल सकते, इसलिए इस चीज को शॉर्टकटली क्या बोलते हैं? एक मोल। यहाँ पे पार्टिकल्स हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं एंड मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। मतलब आयन हो सकता है, परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है या फिर कण हो सकते हैं। तो भैया एक मोल, थोड़ा एकदम इजी लगेगा भाई मेरे प्यारे बच्चों। तो एक मोल, ये नंबर जो होता है ना, इसको बोलते हैं एवोगैड्रो संख्या। क्या? एवोगैड्रो संख्या। एवोगैड्रो संख्या को Na से लिखते हैं, ठीक है। तो Na बराबर कितना होता है? थोड़ा ध्यान दीजिए, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है। तो मोल, एक मोल, मोलों की संख्या निकालना है, तो मोलों की संख्या को किससे डिनोटेट करे हैं? एन से। तो एन इज इक्वल टू हो जाएगा क्वांटिटी यानी मात्रा, क्वांटिटी ही लिखते हैं, क्वांटिटी अपॉन कितना? एक मोल या जो भी बोलो, एक मोल। एन इज इक्वल टू ऐसे करके आ करके, तो ये इधर आ गया, तो अपन में कितना आ गया? एक मोल, या फिर 6.022 इंटू 10⁻23। अगर भाई क्वांटिटी को हम लोग देखें तो क्वांटिटी को Q से डिनोटेट कर सकते हैं, और इसको Na से तो अभी दिखाए ना कि Na इज इक्वल टू इतना होता है। तो आप देखिए, एक अगर मात्रा दिया रहे तो मोलों की संख्या हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर द्रव्यमान के फॉर्म में दिया रहे क्वेश्चन और वहां से मोलों की संख्या निकालने बोले तो कैसे हम लोग निकालेंगे? तो आइए प्यारे बच्चों, घबराना बिल्कुल नहीं है, एकदम आराम से समझते हैं। तो यहाँ एक मोल इज इक्वल टू हो जाएगा आपका द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, या फिर दोस्तों मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान, जो भी बोलो, मोलर द्रव्यमान। ठीक है, इसको इधर ले आएंगे तो मेरे को यहां मिल जाएगा मोलों की संख्या, अर्थात n इज इक्वल टू परमाणु, सॉरी द्रव्यमान, क्या? द्रव्यमान बटे परमाणु, क्योंकि एक मोल बराबर ये है ना, बटे परमाणु द्रव्यमान या फिर मोलर द्रव्यमान। इसी को हम लोग प्यार से द्रव्यमान को क्या कहेंगे? W वेट। और परमाणु द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान को क्या बोल लेते? M। यहां एक फॉर्मूला और हमको मिला, देखिए कितना इजी है दोस्तों। अब एसटीपी ये आयतन के फॉर्म में केवल दोस्तों गैस का निकाल सकते हैं। किसका? गैस का। तो याद रखना, एक मोल बराबर होता है 22.4 लीटर। किस पर? एसटीपी पर गैस का आयतन होता है। एसटीपी पर गैस का आयतन एक मोल बराबर कितना होता है? 22.4 लीटर। तो भैया अगर यहां पे हम निकालेंगे n, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम, मतलब आयतन। किस पर? एसटीपी पर। एसटीपी पर गैस का आयतन बटे बटे ये वाला आ जाएगा यहाँ पे 22.4 लीटर। तो इसको हम लोग ऐसे भी ड्राइव कर सकते हैं, कैसे?
आयतन को भी किसका, गैस का, तो यहां जी लिख दिए, बटे 22.4 लीटर। ml में चेंज करो तो 1000 से इंटू कर दो, ये मिला हम लोगों को। अगर इसको एक साथ लिखूं तो कहां लिख दे, यहां लिख देते हैं। अगर एक साथ लिखूं तो किसी भी फॉर्मूला से आप मोलों की संख्या निकाल सकते हैं। आयतन के फॉर्म में गैस का आयतन दिया रहेगा तो यहां से फटाक से मोलों की संख्या निकाल लेंगे। अगर किसी परमाणु या किसी वस्तु का द्रव्यमान दिया रहेगा तो इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। अगर किसी वस्तु की मात्रा यानी क्वांटिटी दिया रहेगा, नंबर्स दिया रहेगा, तो यहां से हम लोग क्या कर लेंगे, मोल निकाल लेंगे। एसटीपी वाला से क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए बता रहे हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो एन बराबर हम लिख सकते हैं क्वांटिटी अपॉन एवोगैड्रो नंबर, या यही चीज अगर देखें तो वेट, माने सॉल्यूट का वेट, हाँ, वेट ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट भी हो सकता है, अपन एम बराबर क्या, वो यहां से हम लोगों ने निकाल लिया फॉर्मूला, देख लीजिए, बटे 22.4 लीटर। ये देखिए हम लोगों का एक बहुत बड़ा एक्सप्रेशन हो गया। अब यहां से एक हम लोगों ने क्या कर लिया दोस्तों, फॉर्मूला बना लिया। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, जिस तरह का मोल्स में जिस तरह के भी क्वेश्चन पूछेंगे हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। चलिए ना देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए प्लीज, उसके बाद दोस्तों को शेयर भी कीजिए। तो चलिए भैया इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सॉल्युबिलिटी यानी विलेयता की बात करेंगे कि विलेयता क्या होता है, नहीं होता। आइए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जब तक हम मिटाएंगे तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मिटा ले, हाँ ले लिए भाई। अब इसको हम लोग मिटा देते हैं ना, बहुत आराम से पढ़ो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं ना कि बात पूछिए मेरे प्यारे बच्चों। समझे बच्चों, मेरे छोटे छोटे प्यारे बच्चों। अब चलते हैं विलेयता में, कहां पे, विलेयता, विलेयता, विलेयता की बात कर रहे हैं, यानी सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी। अब ये सॉल्युबिलिटी का है, आइए एकदम बढ़िया से समझेंगे, घबराना नहीं है, घबराओगे फिर तो कैसे चलेगा। अब मान लीजिए मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों, पहले एक काम करते हैं, विलेयता को डिफाइन कर लेते हैं। विलेयता का मतलब क्या होता है कि किसी विलायक में सॉल्यूट, विलेय की अधिकतम मात्रा जो घुली हुई होती है ना, उसी को विलेयता कहते हैं। विलेयता का मतलब घुलना, किसी चीज को घोल देना, उसका विलयन बन गया। तो जो घुल रहा है उसकी अधिकतम मात्रा को ही विलेयता कहते हैं। आइए डेफिनेशन थोड़ा सा लिख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे किसी अवयव की विलेयता, विलेयता एक निश्चित निश्चित ताप पर विलायक, विलायक की निश्चित निश्चित मात्रा में घुली घुली हुई घुली हुई अधिकतम, घुली हुई अधिकतम मात्रा, हाँ, मात्रा होती है। यानी किसी विलायक में, किसी भी विलायक में जो विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हुई होती है ना, उसको हम लोग विलेयता कहते हैं। अभी इसको एकदम क्लियर कर देंगे, घबराइए नहीं।
विलेयता जो होता है दोस्तों, अगर आप विलेयता की बात करेंगे तो ये ताप पर निर्भर करता है। किस पर? ताप पर निर्भर करता है। कौन? विलेयता। अगर आप बात करें विलेयता और किस पर निर्भर करता है, तो दोस्तों ताप पर निर्भर करता है। और दूसरी बात, विलेय एवं विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, अगर आप बात करेंगे कि ये और किस पर निर्भर करता है, तो दाब पर भी निर्भर करता है। किस पर? दाब पर निर्भर करता है। ठीक है, ये तीन चीजों पर किसी भी विलयन की विलेयता निर्भर होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आइए थोड़ा सा इसको कैटेगराइज करते हैं, फिर समझते हैं भैया। अगर आपको नहीं लिख देंगे तो फिर आप एग्जाम में क्या लिखोगे, और इससे आपका क्या होगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। समझ रहे? कंसेप्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, क्लियर हो जाएगा, फिर आपको टेंशन नहीं होगा। इसलिए एकदम नोट डाउन जरूर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। अब आइए देखते हैं कि विलेयता जो होता है, विलेयता के आधार पर विलयन को हम लोग तीन प्रकार से बांट देते हैं। विलयन के प्रकार की अगर बात करें, तो नंबर एक जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो होगा ठोस ठोस की द्रव में विलेयता। अगर दूसरा बात करूं तो यहां लिख देते हैं द्रव की द्रव में विलेयता। ठीक है प्यारे बच्चों? हाँ सर, एकदम ठीक है। आओ देखते हैं तीसरा। तीसरा मेरे छोटे छोटे और बड़े बड़े भाई लोग और दीदी लोग, तीसरा जो होगा सबसे इंपॉर्टेंट, गैस की द्रव में विलेयता। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। ये दोनों तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी से अभी देखो क्या क्या निकल करके आएगा। लेकिन पहले हम लोग इस सबको थोड़ा शॉर्ट में जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग इधर चलेंगे, है ना? तो चलिए शुरुआत करते। पहला नंबर क्या है? पहला नंबर, ठोस की द्रव में विलेयता। ठोस की द्रव में विलेयता। ठीक है, ठीक है बच्चा लोग, एकदम उल्टी किशोर। ठीक है, तो भैया आइए अब हम लोग क्या करते हैं, ठोस की द्रव में विलेयता को समझने की कोशिश करते हैं। विलेयता सबसे पहले समझो जी, हम एक कंटेनर यहां ले लेते हैं। ठीक है, इसमें से विलेय कौन होगा, यहां थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिए। विलेय होगा ठोस, विलेय क्या होगा, ठोस होगा, और द्रव क्या होगा, विलायक होगा। द्रव क्या होगा, विलायक होगा। घबराना नहीं है, एकदम आराम से करते चलना है। ठोस क्या होगा, इसमें विलेय होगा, और द्रव क्या होगा, विलायक होगा। और इन दोनों को जब मिला देंगे ना, तो क्या बन जाएगा, विलियन बन जाएगा। विलियन बन जाएगा। समझ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या बन जाएगा, विलियन बन जाएगा। घबराना नहीं है, एकदम घबराओगे तो कैसे चलेगा दादा लोग। नहीं घबराना भैया लोग, घबराओगे तो फिर छोटा बच्चे जैसा करोगे तो गब्बर नहीं आ जाएगा क्या? और गब्बर आ जाएगा तो क्या कहेगा, अरे मम्मी, अरे बेटा सो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। पर सोने नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बेटा पढ़ ले, नहीं तो गब्बर आएगा डंडा लगाएगा। है ना? तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, एक कंटेनर लेते हैं। चलो भाई, एकदम घबराओ नहीं। हमने एक कंटेनर बना लिया, बहुत अच्छा कंटेनर बनाया। ठीक है, अब इस कंटेनर में हमने यहाँ पे द्रव के रूप में क्या डाल दिया, जल डाल दिया। चलो जी, जल है ये। क्या है ये, जल है। और ये जल क्या है भैया, देखो जल आपका विलायक है। क्या है, जल आपका विलायक है। अब हमने क्या किया, ठोस इसमें हम लोगों को डालना है, तो हमने क्या किया, यहां डाला क्या,
ठोस, मतलब नमक डाल देते हैं, नमक ठोस ही होता है। बहुत अच्छी बात। ये जो है आपका नमक है, क्या है प्यारे बच्चों? नमक है, और ये नमक आपका विलय के रूप में है। ठीक है ना? तो यहां पे आप एक चीज देखिए, ये नमक जो है ना इस विलयन में पूरी तरह से घुल जाए, पूरी तरह से घुल जाए, तो उसको हम लोग विलेयता कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? विलेयता कहते हैं। तो यहां से एक चीज समझ में आ रहा है कि जब द्रव में ठोस घुले, जब द्रव में ठोस घुले, तो उसको हम लोग विलयनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विलयनीकरण कहते हैं, अर्थात घुलना कहते हैं। डिफिनेशन थोड़ा कर लो तो याद रहेगा। लिखेंगे जब ठोस विलय, ठोस विलय, ठीक है, द्रव विलायक, विलायक में डाला जाता है, तो वह घुल जाता है। घुलेगा नहीं, नमक तो घुल जाएगा, घुल जाता है। ध्यान दीजिए, घुल जाता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? घुलना कहते हैं। तो इसे विलयनीकरण या फिर घुलना कहते हैं। क्या कहते हैं छोटे छोटे बच्चों? घुलना कहते हैं। यहां इसका ऐसे घुलना कहते हैं। तो यहाँ पे तो हमको समझ में आया कि सर जब हम लोग द्रव में से किसी विलायक को घोलते हैं, तो उसकी विलयता जो होती है उसको विलयनीकरण कहते हैं। ठीक है, चलिए विलयनीकरण कहते हैं। लेकिन भैया आप एक काम करिए, आप एक काम करिए, इसमें थोड़ा सा नमक फिर डालना शुरू करिए, और यहाँ पे आप एक काम करें, एकदम इसी से समझिए। विलयनीकरण तो क्लियर हुआ। अब हमने क्या किया, एक यहाँ पे डंटा लिया, डंटा ले ली, है ना? हम लोग क्या करते हैं भैया, अपने पशु को अगर पानी पिलाना होता तो क्या होता है, नमक डालते हैं और ऐसे घोलना शुरू कर देते हैं, है ना? तो क्या होता है, यहां पे हमने नमक डालना शुरू किया इस कंटेनर में, और हमने हिलाना एकदम शुरू किया, फिर डाल रहे, हिला रहे, डाल रहे, हिला रहे, डाल रहे, हिला रहे। तो एक समय ऐसे आया कि मेरा जो नमक था या ठोस पदार्थ जो था, वो नहीं घुलने लगा, बल्कि वो नीचे तल पर बैठने लगा। क्या हुआ दोस्तों? नीचे तल पर बैठने लगा, और नीचे तल पर बैठने जब लगा ना, तो उसके बाद तो घुलने नहीं लगा। वो हम घोलने की कोशिश कर रहे, लेकिन वो घुल नहीं रहा। क्या हो रहा है? नीचे तल पर बैठ रहा है, जितना घुलने का था घुल गया, अब नीचे तल पर बैठने लगा। तो इस प्रकार के विलयन को हम लोग क्या कहेंगे? इस प्रकार के विलयन को हम लोग संतृप्त विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? संतृप्त विलयन कहेंगे। तो यहां आइए एक और डिफिनेशन मिलता है, लिखेंगे वह विलयन, वह विलयन, इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा भाई इसको घेरा कर देते हैं, ताकि क्या होगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो ठीक है, लिखेंगे वह विलयन, हाँ, जो एक निश्चित, एक निश्चित ताप एवं दाब पर, हाँ, और अधिक, और अधिक विलय को नहीं घोला, घोला जा सकता है, उसे संतृप्त, संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, तो यहां हमको एक और डिफिनेशन मिल गया, संतृप्त विलयन। अब एक काम करते भैया, थोड़ा इधर मिटा दूं, इधर मिटा देंगे तो क्या होगा ना, थोड़ा ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं ना।
हाँ ले लिए। अब इसको मिटा दे रहे ना बाबू लोग, हाँ भैया मिटा देते हैं। चलिए एकदम सॉल्युबिलिटी को क्लियर करिए, क्योंकि यहां से आप लोग को लग रहा है कि जेई नीट में क्वेश्चन नहीं आएगा भाई। अभी देखो ना, आता है, बहुत ज्यादा आता है। इसलिए इस चीज में भाई एकदम ध्यान दीजिए, थ्योरेटिकल है, ठीक है, खाली न्यूमेरिकल ही नहीं पूछता है ना। अब देखो, अब ये क्या हुआ यहाँ पे, ओहो थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है दोस्तों, थोड़ा एक्साइटेड हो जा रहा है ना, हाय हाय। तो देखो अब यहाँ क्या किए, ये जो हमने विलियन लिया, अब देख यहाँ पे इसमें तो क्या हुआ था, नीचे तल पर विलेय के कण बैठ गया था ना। ये विलेय का कण जो है, विलेय का कण जो है वो नीचे तल पर बैठ गया था। लेकिन अब हमको घोलना है, चाहे जैसे हो, घोलना है, तो हमको क्या करना होगा, इसमें टेम्परेचर देना होगा, यानी इसमें ऊष्मा देना होगा। चलिए हमने इसमें थोड़ा सा हीट करना शुरू कर दिया। अब जब हीट करना शुरू हो गया, कर दिए, तो ये पूरी तरह से घुल गया। आप देखिए ना, जो नहीं घुलने लगेगा ना, उसको आप गर्म करना शुरू करिए। जैसे हम लोग देखते हैं चीनी का चाशनी बनाते हैं, अगर उतना चीनी आप ऐसे ही ठंडे में रख दोगे तो वो चीनी घुलेगा क्या, ऐसे ऐसे करोगे तो घुलेगा नहीं ना, घुलेगा। तो क्या करना, क्या करते हैं हम लोग, उसमें हीट करना, उसको हीट करना शुरू कर देते हैं, उसको गर्म करना शुरू कर देते हैं। तो हमने जैसे गर्म करना शुरू कर दिया, ये पूरी तरह से जल में मिल गया। तो जब पूरी तरह से गर्म करने के बाद पूरी तरह से जल में मिल जाए, तो इस प्रकार के विलयन को क्या कहते हैं, आइए देख लेते हैं। इस प्रकार के विलयन को हम लोग बोलते हैं दोस्तों असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। लिखेंगे वह विलयन, वह, या फिर ऐसे, जब संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन को गर्म किया जाता है, तो नीचे, नीचे तल पर बैठे विलेय के कण घुल जाता है तथा और अधिक मात्रा में विलेय को घोला जा सकता हो, तो उसे, उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं, कहते हैं। समझे मेरे छोटे छोटे बच्चों। आप इसको थोड़ा सा ये कर देते हैं, आराम से लिख लोगे। अब देखिए यही संतृप्त विलयन के ये जो कण है, माना कि भाई वो कण हमको थोड़ा थोड़ा दिखता है, पूरा तो नहीं दिखेगा, तो यही संतृप्त, पहले यही संतृप्त विलयन को, इसी संतृप्त विलयन को, ठीक है, यहाँ पे जो बैठा हुआ था, हाँ ये पूरी तरह से घुल नहीं रहा था, तो हमने क्या किया, इसको फ्रीज करना शुरू कर दिया, इसको ठंडा, ठंडा करने लगा। तो ठंडा करने लगे जब, तो इसके कण हमको दिखाई देने लगा, इसके कण क्या हुआ दोस्तों, दिखाई देने लगा। और जब ठंडा करने पर उसके कण जब दिखाई देने लगे, तो इस प्रकार के विलयन को अति संतृप्त विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, अति संतृप्त विलयन कहते हैं। तो यहां से एक और विलयन हम लोगों को मिल गया, लिखेंगे वह विलयन या वह संतृप्त विलयन, क्योंकि इसी से हमको मिल रहा है संतृप्त विलयन। हाँ विलयन जिसे ठंडा करने पर
विलेय के कण सतह पर, कहां? सतह पर दिखाई देने लगे तो इस प्रकार के विलयन को अति संतृप्त विलयन कहते हैं। क्लियर हो गया? यहां से हमने संतृप्त विलयन को भी समझ लिया, असंतृप्त को भी समझ लिया और अति संतृप्त विलयन को भी हम लोगों ने समझ लिया। तो अब देखते हैं ठोस की द्रव में विलेयता किन कारकों पर निर्भर करता है। एकदम एक एक चीज दोस्तों, जीरो से हीरो लेवल तक जाना है, ऐसे ही छोड़ देंगे। 2025 में नीट और जेई को फोड़ना है और साथ में बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस तो लाना है भैया। कितना? 90 प्लस, चाहे फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, मैथ में हो या बायोलॉजी में हो, लाना है तो लाना है, छोड़ना नहीं है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग ठोस की द्रव में विलेयता के कारक को पढ़ते कि ये किन कारकों पर निर्भर करता है। पटाख से ले लो भाई, एकदम ले लिया, चलो ले लिया, अब मिटा देते हैं। हाँ, थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ किससे? किताबों से, और सर आपसे भी, क्योंकि आप पढ़ा रहे हैं और एक गुरु से प्रेम करना जरूरी है। तो चलिए अब देखते हैं भैया। अब हम लोग जो देखने वाले हैं, क्या देखें? बोल देखिए ना सर, जो देखना है देखिए। तो लिखते हैं ठोस की द्रव, ठोस की द्रव में विलेयता निम्न, विलेयता निम्न, या हाँ लिख देते हैं, अच्छा से समझ में आएगा। निम्न कारकों पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। अब चलो किस पर, किस पर? तो जब हमने विलेयता पढ़ा रहा था दोस्तों, तब भी हमने विलेयता में क्या लिखाए थे कि विलेयता विलेय और विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। दूसरा क्या बोले? तापमान पर निर्भर करता है। तीसरा क्या बोले? दाब पर निर्भर करता है। आइए तीनों को देखते हैं क्या क्या होता है। यहाँ पे हम लोग एक कंटेनर बनाते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? यहाँ पे हमने विलायक क्या ले लिया? विलायक हमने ले लिया जल। क्यों? क्योंकि ये द्रव है, इसको हमने क्या बोला? विलायक बोला। समझो भाई, नहीं समझोगे तो कैसे होगा? अब हम लोग देखते हैं, ये छोटा 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 कण जो है वो नमक का ले लेते हैं, क्योंकि नमक या चीनी जो बोला है ना, नमक ले लेते हैं जो विलेय है। और ये आपका ठोस है ना, क्योंकि ठोस की द्रव में विलेयता देखना है। वाह क्या बात है, हमारा बाबू लोग और बचवा लोग ठीक ठाक समझ रहा है। तो यहाँ पे आओ देखते हैं जी। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं विलेय और विलायक की प्रकृति पर, यानी डायरेक्ट हम लोग देखें तो अच्छा लिख देते हैं विलेय, विलेय एवं विलायक की प्रकृति, ठीक है? इसका नेचर देखते हैं। तो भैया एक चीज याद रखना, जब किसी विलेय को आप विलायक में घोलोगे तो ये कैसे घुलेगा? तो यहां एक चीज ध्यान दीजिए, इसको घुलने के लिए क्या होगा, क्या होगा कि विलेय जो है ना, विलेय, अगर विलेय ध्रुवीय, विलेय भी ध्रुवीय होना चाहिए। विलेय की प्रकृति जो है अगर ध्रुवीय है
क्या, ध्रुवीय। तो याद रखना विलायक का भी प्रकृति जो होगा वो भी आपका ध्रुवीय प्रकृति होना चाहिए, ध्रुवीय प्रकृति। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ध्रुवीय किसको बोलते हैं? जैसे NaCl ले लिया, NaCl, Na में प्लस चार्ज आ जाएगा, डेल्टा पार्शियल जिसको आंशिक बोलेंगे, आंशिक धन आवेश आ जाएगा और इस आंशिक ऋण आवेश आ गया। तो यहाँ क्या हुआ, एक पोल ध्रुव उत्पन्न हुआ, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ध्रुवीय, ध्रुवीय प्रकृति। अब ये जल देख लेते हैं भैया, क्या जल देख लेते हैं। तो जल अगर देखूं तो जल देखिए, एक H दूसरा H, जल में आप जल क्या करेगा, इसको खींचेगा तो इसमें पार्शियल डेल्टा प्लस आ जाएगा, इसको भी खींचेगा तो पार्शियल डेल्टा प्लस आ जाएगा, इसमें आ जाएगा डेल्टा माइनस। तो ये देखिए, ये माइनस क्या करेगा, इस प्लस को अट्रैक्ट करेगा अपने आप की ओर, और ये प्लस इस माइनस को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, भले हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें नहीं बने, लेकिन देखिए अब यहां पे देखिए, इसमें भी प्लस और माइनस, यानी ये भी ध्रुवीय हुआ कि नहीं, जिसमें प्लस और माइनस, तो इसमें ध्रुव उत्पन्न हुआ, तो ऐसे ही माइनस और प्लस क्या हुआ, ध्रुव उत्पन्न हो गया। इसी प्रकार के कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुवीय प्रकृति के पदार्थ बोलते हैं। तो ये दोनों का होगा, ये माइनस का करेगा, प्लस को खींचेगा और ये प्लस माइनस को खींचेगा, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएगा, सोचो अट्रैक्ट हो जाएगा, घुल मिल जाएगा, जिसके कारण ये घुलेगा। तो विलेय एवं विलायक की प्रकृति कैसा होना चाहिए, ध्रुवीय है। अगर विलेय ध्रुवीय है तो विलायक भी ध्रुवीय होना चाहिए। अगर भैया विलेय अध्रुवीय है तो याद रखना आपका विलायक भी क्या होना चाहिए, अध्रुवीय होना चाहिए। समझ रहे हो। अब अध्रुवी की बात क्या करें, तो ठोस में भैया, जिस ठोस में अगर अपन लू तो ठोस क्या ले लूं, हाँ ठोस की बात करूं तो सोडियम ले लेते हैं, सोडियम प्लस प्लस आ रहा है, इसमें कोई चार्ज ही नहीं आ रहा ना जी, ये प्लस माइनस नहीं है, प्लस माइनस नहीं है, ये डायपोल बनाएगा ही नहीं, तो अध्रुवीय। ठोस में अध्रुवीय ऐसा होगा क्या, हाँ देखते हैं। ठोस ठोस NaCl ठोस है, फिर CaCl2 नहीं, लेकिन अध्रुवीय लेना है भाई साहब। तो अध्रुवीय में अगर आप देखें तो N2 तो गैस है, और चाहिए हमको विलायक, विलेय चाहिए ठोस, तो ये अध्रुवीय इस तरह होता है जिसमें सेम प्रकार के आवेश उत्पन्न हो जाए, F2। अगर आप इसको देखोगे तो N क्या होगा, N में अगर यहां भी आप भाई दोनों में सेम प्रकार का पोल है, सेम प्रकार का आवेश है ना, इसलिए ये क्या है, अध्रुवीय प्रकृति के हैं। ठीक है, तो यहां से एक चीज हमको समझ में क्या आया कि सेम, हाँ समझ में, विलेय जैसा होगा जिस प्रकृति के होंगे, विलायक भी उसी प्रकृति के होने चाहिए। अगर हम विलेय ध्रुवीय लें, विलेय ध्रुवीय लें और विलायक अध्रुवीय ले लें, तो वो एक दूसरे में घुलेगा ही नहीं, एक दूसरे में नहीं घुलेगा। ये था विलेय एवं विलायक की प्रकृति। अब दूसरा हम लोग जो देखने वाले हैं, तापमान। तापमान, एक चीज यहां ध्यान दीजिए, हमने अभी बताया संतृप्त और असंतृप्त, हम इसलिए बता रहे थे दोस्तों कि ये मान लीजिए संतृप्त विलयन है, हम यहां से क्या कर रहे, डाल रहे हैं विलेय के कण। अब इसको हिलाना शुरू किए तो धीरे धीरे देख रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है, इसके नीचे तल पर कण बैठ जा रहा है। तो हमने यहाँ क्या किया, टेम्परेचर दिया, यानी तापमान, उष्मा दी। यदि उष्मा दिया तो ये घुलना शुरू हो गया, मतलब तापमान जितना ज्यादा दोगे विलेय उतना ज्यादा घुलेगा, विलेय उतना ज्यादा घुलेगा। क्लियर है ना। तो क्या होगा भैया, तापमान जो है, तापमान तो तापमान में अगर आप वृद्धि करोगे तो विलेयता क्या होगा,
तो विलेयता में भी वृद्धि होगी। इससे एक चीज तापमान को T से देख लेते हैं, तो तापमान बढ़ेगा तो विलेयता भी बढ़ रही है। इसका मतलब तापमान जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, विलेयता यानी सॉल्युबिलिटी का। किसका, सॉल्युबिलिटी। विलेयता मींस क्या भैया, सॉल्युबिलिटी, इंग्लिश में बोलो ना, सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी एस, तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है भैया, सॉल्युबिलिटी का। टेम्परेचर बढ़ाएंगे विलेय ज्यादा घुलेगा, टेम्परेचर घटाएंगे विलेय कम घुलेगा, है कि नहीं। तो तापमान में एक चीज समझ में आया कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो रहा है, सॉल्युबिलिटी बढ़ रहा है, विलेयता बढ़ रहा है। आओ अब और देखते हैं। ठीक है, अगर भाई हमने यहां से उष्मा दिया, उष्मा दे रहा है, तो इसको घुलने के लिए एनर्जी चाहिए ना। इस नमक जब नहीं घुल रहा था तो इसको क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होता है। यानी हम क्या कर रहे हैं, विलेय विलेय को विलायक में अगर घोल रहे हैं, ठीक है, जिससे हमको विलयन प्राप्त होगा, तो यहां क्या कर रहे हैं, हम यहां पे उष्मा दे रहे हैं। बिना उष्मा के घुल नहीं रहा है ना, टेम्परेचर अगर थोड़ा ज्यादा घोलने की कोशिश कर रहे हैं तो बिना उष्मा के ये घुल नहीं रहा है। इसका मतलब यहां एक चीज और समझ में आया कि डेल्टा एच यानी उष्मा जो है दे रहे हैं, अवशोषित कर रहे, दे रहे, तो उष्मा जो है पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अर्थात ये इस प्रक्रम को हम लोग क्या कहेंगे, अगर प्रोसेस की बात करें तो प्रक्रम आपका क्या होगा दोस्तों, उष्मा शोषी होगा। उष्मा शोषी प्रक्रम है। यानी इस टेम्परेचर, देखिए टेम्परेचर दे रहे हैं तो ये कण क्या कर रहा है, टेम्परेचर को अवशोषित कर रहा है, ठीक है, तब जाके घुल रहा है। तो ये डेल्टा एच जो है पॉजिटिव, एच हीट एनर्जी, ठीक है, तो डेल्टा एच पॉजिटिव आ रहा है। क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब ये इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, उष्मा शोषी प्रक्रम कहेंगे। यानी इसमें कैसे काम कर रहा है, उष्मा शोषी के आधार पर, यानी एनर्जी। लेकिन अगर दोस्तों, अगर डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब यह है कि हमको यहां से उष्मा भी निकले, तो याद रखना ये उष्मा छेपी होगा। कैसा होगा, उष्मा छेपी होगा। और यदि ये प्रक्रम उष्मा छेपी प्रक्रम होगा, और उष्मा छेपी प्रक्रम यदि होगा दोस्तों, तो याद रखना विलेयता घटेगा, विलेयता घटेगा। तब यहां पे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर जो होगा इनवर्सली क्या हो जाएगा, सॉल्यूट का। समझे, जब पॉजिटिव है तो टी टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, विलेयता बढ़ रही है। लेकिन जब ये उष्मा छेपी होगा तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विलेयता घटेगा, याद रखना। ठीक है, ये हम लोगों का दूसरा तापमान था। अब यहां बात करते हैं तीसरा किसका, तीसरे की बात करते हैं दाब का। तो याद रखना विलेय अगर ठोस है तो दाब इस पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। कहां लिखूं, यही लिख देते हैं, फिर घेरा मार देंगे ना। लिखेंगे विलेय यदि ठोस हो तो विलेयता, कहां करें यार, रुको थोड़ा सा। अब इसको एक काम करते हैं, मिटा देते हैं और यहां लिखने की कोशिश करते हैं। यहां तीसरा पॉइंट, उसके बाद फिर मिटा देते हैं। चलिए, तो यहां पे क्या होगा, तीसरा पॉइंट में अगर दाब देखूं तो दाब क्या होगा दोस्तों, लिखेंगे यदि सॉरी विलेय विलेय यदि ठोस हो
तो दाब विलयता पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब हम लोग देखने वाले हैं द्रव में विलेयता। चलिए ले लिए, अब स्क्रीनशॉट ले लिए भैया, तो मिटा देते हैं। मिटाते मिटाते थक गया, वीडियो भी शायद लंबा बन रहा है यार। घबराना नहीं, क्योंकि ये अगर नहीं लंबा करेंगे तो फिर आगे ठीक नहीं लगेगा। चलो हाँ, अब हम लोग देखने वाले हैं जी मेरे दोस्तों, द्रव में यानी द्रव में विलयता। घबराना बिल्कुल नहीं है, यानी इसमें विलय भी क्या होगा, विलय भी द्रव होगा और विलायक भी द्रव होगा। तो देख लो दोस्तों, विलय और विलायक दोनों यदि द्रव होगा तो विलयन आसानी से हमको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके कण और इसके कण एक दूसरे से मिलने की कोशिश करेगा, एक दूसरे से इधर उधर गति करते रहेगा, आसानी से मिल जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा है जो नहीं मिलता है, आसानी से नहीं मिलता है। जैसे अगर बोलो हम कि पानी में केरोसिन तेल को मिलाओ, मिट्टी तेल को या सरसों तेल को, जो भी, वो मिलेगा। आप उसमें टेम्परेचर भी डालोगे तो नहीं मिलेगा। टेम्परेचर डालोगे तो एनर्जी निकल जाएगा, लेकिन मिलेगा नहीं, जल वाष्प बन के निकल लेगा। समझ रहे हो? तो इससे यहाँ पे अगर हम लोग इस चीज में देखें तो सबसे पहली बात तो बहुत ऐसे विलय और विलायक आसानी से मिल जाएगा। जैसे आपको बोलूं बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड आसानी से मिल जाएगा। लेकिन फिर अल्कोहल और पानी, आप देखते हो ड्रिंक वगैरह करता है आदमी लोग, पानी मिला के तुरंत घुल जाता, पी लेता सटाक से, होता है कि नहीं? आराम से मिल जाता है। समझिए भैया, तो वो द्रव का विलयन है, द्रव में विलयन। उसके बाद अगर आपको बोलूं कि भाई आप ईथर को पानी में मिलाओ, नहीं मिलेगा। आपको बोलेंगे मिट्टी की तेल को पानी में मिलाओ, नहीं मिलेगा। तो इसका कारण ये है, उसमें आप दाब भी डालिए नहीं मिलेगा, उसको वो क्या बोलते हैं, उसमें टेम्परेचर भी डालिए नहीं मिलेगा। तो इससे हमको एक चीज समझ में आया कि ताप ताप देने पर भी इसकी विलेयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसकी विलेयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर आप बात करें कि सर दाब डालूं तो दाब डालने पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, बोल ठीक है। तो चलिए अब तीसरा जो देखने वाले हैं, तीसरा हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, गैस। सबसे इंपॉर्टेंट, गैस की द्रव में, यानी विलायक तो इसमें द्रव ही होगा, द्रव में विलयता। यहां क्या होगा, गैस जो होगा विलय होगा और द्रव क्या होगा, विलायक होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब दोनों को जब मिलाओगे तो विलियन बनेगा। क्या बनेगा? विलियन बनेगा। क्लियर है भाई? हाँ क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। आइए अब समझते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं गैस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक की बात करते हैं। ठीक, बोल ठीक है सर। चलो, गैस की द्रव में विलेयता को यहां लिखते हैं प्रभावित करने वाले कारक।
आराम से समझो। हाँ, पहला नंबर हम लोग देखते हैं जी, विलेय और विलायक की प्रकृति। विलेय तथा विलायक की प्रकृति। आराम से समझिए, घबराना नहीं है। मान लीजिए एक कंटेनर लिए, ठीक है, या विलायक तो आपका जल ही लेते, द्रव पदार्थ है। चलो जल ले लिए, जल क्या है? विलायक है। अब इसमें से अपन को क्या लेना है विलेय के रूप में? तो विलेय के रूप में अपन ले लेते हैं HCl। अब HCl क्यों लिए? अब देखिए, समझिए बात। तो भैया सबसे पहली बात याद रखना इसमें, विलेय की प्रकृति जो होगा, विलेय की प्रकृति तथा विलायक की प्रकृति, हाँ, विलायक की प्रकृति समान होनी चाहिए। समान होनी चाहिए, तब जाके घुलेगा, नहीं तो नहीं घुलेगा। बस बात खत्म। तो भैया यहां कहने का मतलब है कि अगर विलेय ध्रुवीय है, विलेय ध्रुवीय है, ठीक है, तो विलायक भी आपका क्या हो जाना चाहिए? ध्रुवीय होना चाहिए। विलायक भी क्या होना चाहिए? ध्रुवीय होना चाहिए, सेम प्रकृति के होने चाहिए। जैसे आप देखिए, अगर ध्रुवी की बात करें तो ध्रुवी भी समझ लीजिए, या फिर अगर विलेय अध्रुवीय है, ठीक है, तो विलायक भी आपका क्या होना चाहिए? विलायक भी आपका अध्रुवीय होना चाहिए। तब ई दोनों के मिलने से आपका विलयन मिलेगा आपको, और ई दोनों के मिलने से आपको विलयन मिलेगा, नहीं तो फिर नहीं मिलेगा। अगर विलेय ध्रुवीय रख दें और विलायक अध्रुवीय रख दें तो कोई विलयन नहीं तैयार होगा, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या कहा कि विलेय की प्रकृति तथा विलायक की प्रकृति समान होनी चाहिए। अगर विलेय ध्रुवीय है तो विलायक भी ध्रुवीय होना चाहिए, विलेय अध्रुवीय है तो विलायक भी अध्रुवीय होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम बोले HCl जल में घुलेगा, एकदम आसानी से घुलेगा। कैसे घुलेगा आओ समझते हैं। ये HCl है, तो HCl क्या होता है? इलेक्ट्रो मतलब विद्युत ऋणात्मक होते हैं, जिसके कारण Cl क्या करेगा? इसको अपने आप की ओर खींचेगा, और खींचेगा तो इसके पास आंशिक धन आवेश उत्पन्न होगा और इसके पास आंशिक ऋण आवेश उत्पन्न होगा, और आंशिक धन आवेश और आंशिक ऋण आवेश के कारण इसमें अट्रैक्शन पैदा हो जाएगा, और अट्रैक्शन पैदा होने के कारण इसमें पोल उत्पन्न हो जाएगा। क्या? ध्रुव उत्पन्न होगा। क्या होगा दोस्तों? ध्रुव उत्पन्न होगा। और जब ध्रुव उत्पन्न हो गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ध्रुवीय बोलेंगे। किस प्रकृति की? ध्रुवीय प्रकृति की। अब हम लोग देखते हैं किसको लिए हुए? जल लिए हैं। चलिए, जल जल जल, ऑक्सीजन, एक H दूसरा H, ठीक है। अब देख भैया, ये भी ऑक्सीजन भी क्या होता है? विद्युत ऋणात्मक होने के कारण हाइड्रोजन को खींचेगा तो इसमें डेल्टा प्लस, और इसमें भी डेल्टा प्लस, और इसमें डेल्टा माइनस आ जाएगा। तो प्लस, सॉरी, इसमें प्लस, तो प्लस और माइनस उत्पन्न हुआ तो इसमें ध्रुव उत्पन्न हुआ कि नहीं? ध्रुव जब उत्पन्न हो गया, पोल बन गया। जब पोल बन गया तो उसको क्या कहेंगे? ध्रुवीय प्रकृति के कंपाउंड कहेंगे या पदार्थ कहेंगे, जो कहना। तो अब देखो यहां पे एक चीज आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों, तो ये क्या करेगा? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, जिससे घुलेगा, और ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करेगा। किसका? हाइड्रोजन बॉन्ड। आइए थोड़ा सा हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में ज्ञान ले लीजिए। हाइड्रोजन बंधन, हाइड्रोजन बंधन जिसमें जिसमें हाइड्रोजन बंधन बन गया
वो जल में आसानी से घुल जाएगा। हाइड्रोजन बंधन बनने से क्या होगा दोस्तों, कहाँ लिखे हैं, हाँ ये लिखते हैं, लिख देते हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन बंधन बनने से वह जल में आसानी से घुल जाता है, घुल जाता है। अब हाइड्रोजन बंधन बनता किसके किसके बीच में, तो याद रखना हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इनके बीच जो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो यहाँ इन दोनों के बीच में आप देखेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, जिसके कारण आसानी से क्या होगा, जल में घुल जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर हम N2 ले लूं और जल में घोलना चाहूं, अगर N2 ले लूं तो सबसे पहली बात तो ये क्या हो गया, अध्रुवीय प्रकृति के हो गया। क्या हो गया दोस्तों, अध्रुवीय, अध्रुवीय प्रकृति के हो गया ना, इसलिए ये आसानी से घुलेगा नहीं। तब इसमें क्या करना होगा, दाब लगाना होगा। क्या, दाब, दाब लगाएंगे तब जाके घुलेगा। तो ये विलेय और विलायक की प्रकृति है। अब आइए देखते हैं दूसरा पॉइंट, तापमान। चलिए इधर वाला स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो इधर कर लेते, मिटा देते ना। चलो चलो भाई, अब देखो यहां पे इसी से समझेंगे। अब हम लोग दूसरा पॉइंट जो देखने वाले हैं वो है तापमान। ठीक है, देखिए अब मान लो यहां पे तो बहुत सारा HCl गैस है, ठीक है, HCl गैस है या नाइट्रोजन अध्रुवीय हो जा रहा है। तो इस पे अगर हम इसको क्या करेंगे, टेम्परेचर बोल रहा है ना, इसको अगर टेम्परेचर इसमें देंगे भाई तो इसके कण और फ्री हो जाएंगे, और फ्री यदि हो जाएगा तो आप देखिए ये तो और निकलना शुरू कर देगा ना, साथ में निकलेगा। आप पानी ले लीजिए, ठीक है, उसमें आप HCl को भरिए और हीट करना शुरू करिए, तो क्या भैया मिलेगा, वो मिलेगा थोड़े और उड़ेगा, और ऊपर उड़ेगा, उड़ेगा कि नहीं, ऊपर निकलेगा, और निकलेगा भाई तो आप वहां हाथ दे के देखिए, आपका हाथ क्या करेगा, जला देगा, है कि नहीं, हाथ जला देगा, मतलब इससे ऊर्जा भी निकल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, कि अगर हम टेम्परेचर दे रहे हैं, तापमान में वृद्धि कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, तो फिर विलेयता घट रहा है। समझिए बात को, विलेयता क्या हो रहा है भैया, विलेयता घट रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर को T से ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, विलेयता को S सॉल्युबिलिटी है ना, व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो सॉल्युबिलिटी घट रहा है कि नहीं, और यदि सॉल्युबिलिटी बढ़ा रहे हैं तो मेरे को टेम्परेचर घटाना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहां से एक चीज समझ में आया कि अगर हम विलेय और विलायक को मिलाना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ताप तो देंगे। अगर हम ताप देंगे, ठीक है, हीट करेंगे, तो हमको विलयन जो मिलेगा ना, तो साथ में क्या जाएगा, ऊष्मा भी निकलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा H जो है वो नेगेटिव हुआ, यानी आप देखेंगे ऊष्मा जो है, गड़बड़ा जा रहा है, ऊष्मा जो है भैया क्या है, निकल रहा है, निकलने का मतलब क्या, नेगेटिव, आने का मतलब पॉजिटिव। अगर आपके पास से पैसा निकल रहा है तो धन की कमी हो रही है, अब पैसा आ रहा है तो धन की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ ऊष्मा निकल रहा है तो नेगेटिव। इसका मतलब ये प्रक्रम जो होगा ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम होगा, ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम होगा। समझे दोस्तों, यहाँ क्या होगा, ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम होगा। जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना सॉल्युबिलिटी घटेगा, विलेयता उतना घटेगा। इधर स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
फिर तीसरा देख लेते हैं, उसके बाद ये वीडियो यहीं रोकते हैं दोस्तों। उसके बाद आगे अगला वीडियो करेंगे, है ना, अगले लेक्चर में बात करेंगे, बहुत लंबा वीडियो बन जा रहा है। हाँ, तो चलो अब देख लेते हैं। तीसरा हम लोग देखने वाले हैं दाब। प्रेशर किस बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे, ये चलो जल है, यहाँ पे हमने गैस ले लिया। अब हमको क्या करना है, इस पे दाब डालना है। क्या करूं, दाब लगाऊं। ठीक है, तो दाब देने पर ये क्या होगा, देखिए अभी यहाँ पे ये विरामावस्था, अभी ये साम्यावस्था में है, ये गैस जहां तहां है और ये जल भी जहां का तहां है। हम इसको दाब, इस पर दाब लगाएंगे। क्या लगाएंगे, दाब लगाएंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या होगा, धीरे धीरे नीचे बैठ रहा है। अब देखो यहाँ जल है, यहाँ जल है, यहाँ जल है, यहाँ जल है। अब इसके कण धीरे धीरे बहुत नीचे आ गए। अब तब तक हम इसको ऐसे ही दबा के रखेंगे, ऐसे ही दबा के रखेंगे दोस्तों, जब तक इसके कण साम्यावस्था में ना आ जाए। जैसे ही साम्यावस्था में आ जाएगा, हमको इसके कण नहीं दिखने लगेंगे। तो इसमें क्या करना होगा, दाब डालना होगा। यानी दाब डालने पर विलेयता बढ़ रहा है। देखिए, दाब नहीं डाले थे तो नहीं घुल रहा था, जैसे ही दाब डाले, इसमें इसको दाबे, तो ये घुलना शुरू हो गया। हमको गैस का कण नहीं दिखने लगा। जब ये साम्यावस्था में आ गया तो गैस के कण नहीं दिखने लगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हमको समझ में एक चीज आया कि दाब जो है, दाब बढ़ाने पर, दाब बढ़ाने पर विलेयता क्या होता है, विलेयता भी बढ़ता है। विलेयता भी बढ़ता है, अर्थात प्रेशर जो है समानुपाती है किसका, सॉल्युबिलिटी का। और इसी चीज को किसने बताया था दोस्तों, इसी चीज को हेनरी ने बताया। किसने, हेनरी ने, कि आंशिक दाब जो होता है विलेयता के समानुपाती होता है। इस चीज को किसने बताया था मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज को बताने वाला कोई और नहीं था, उसका नाम था हेनरी। क्या था, हेनरी। तो हेनरी ने इस नियम को दिया कि यदि गैस के कण को किसी द्रव में मिलाना चाहोगे तो उसमें दाब डालना पड़ेगा। बिना दाब डाले आप उसको नहीं मिला सकते हैं। जैसे आप देखिए, सोडा जल जो होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो मिलाते हैं ना, तो दाब पहले डालते हैं और ढक्कन बंद कर देते हैं। ढक्कन आप खोलिए, फटाक से निकलेगा, फट से उड़ेगा एकदम। देखते कोल्ड ड्रिंक आप देख लीजिए, कोल्ड ड्रिंक में भी क्या होता है, दाब डाल करके उसके ढक्कन को बंद किया जाता है, पूरा खतरनाक। जैसे आप फटाक से खोल दे, निकलता है, एकदम निकलता है। तो ये सब जो किसने बताया था, हेनरी नामक एक केमिस्ट ने बताया था। हाय हाय, हेनरी नामक एक केमिस्ट ने बताया था। तो अगला हम लोग जो देखने वाले हैं, अगला लेक्चर हम लोग देखने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, हेनरी का नियम। हेनरी का नियम और इससे संबंधित, हाँ ये हो संबंधित न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं। हाय हरे बाबू सोना सब फोड़ेंगे तो फोड़ेंगे, किसी कीमत पे ना छोड़ेंगे। यही नारा हम लोगों को लगाना है। 2025 तोड़ेंगे फोड़ेंगे, फिर भी चाहे जो हो जाए ना ही छोड़ेंगे। चलिए भैया, तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। उसके बाद जो हम लोग देखेंगे अगला लेक्चर, हेनरी का नियम। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में बहुत अच्छा से आया होगा। दोबारा वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हो तो कर दीजिए। और दोस्तों, वीडियो देखने के बाद कम से कम कमेंट और लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि हौसला बना रहे। जय हिंद।